Good morning. Myself Dr. Pintu Kumar, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत। पहला क्लास में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था, उसके बाद रोड नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने पोर्ट्स एंड हार्बर्स के बारे में पढ़ा, समुद्री और वायु। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वाटरवेज। वाटरवेज आज के टॉपिक में बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए बहुत से स्कीम चलाया है। और आप अगर देख लेंगे, बहुत से इस समय के जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, उसमें बहुत से वाटरवेज से जुड़ा हुआ है। तो एक आपको आइडिया जानकारी के लिए हम लोगों ने आज इस लेक्चर को चुना है। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, मगध विश्वविद्यालय, इस पर मैं आज लेक्चर फोकस कर रहा हूँ। देश स्वतंत्र होने के पहले अगर सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो हम लोग सभी जानते हैं कि नदी घाटियों के किनारे ही सभ्यता की शुरुआत हुई। उस समय अति प्राचीन काल में क्या होता था कि एक नदी से दूसरे नदी के लिए बहुत आवागमन का बहुत ही सुविधा बहुत आसान होता था, और नाव के द्वारा लोग एक जगह से दूसरे जगह। उस समय हमारे पास एक्सचेंज का जो माध्यम हुआ करते थे, वो प्रोडक्ट हुआ करते थे। फूड ग्रेन्स हो गया, कोई चीज हो गया, लोग लेके आते थे और उसके बदले में लेकर जाते थे। कालांतर में जब करेंसी का डेवलपमेंट हुआ तो यही एक तरह का बहुत बड़ा हमारा माध्यम रहा, जो इनलाइन वाटरवेज के रूप में आंतरिक नदियों के जल के मार्ग के द्वारा। हालांकि धीरे धीरे विकास के क्रम में जब समुद्री मार्गों का पता चला, जो जिसको हम लोग भौगोलिक खोज जब हो रही थी, है ना, बहुत से एक देश दूसरे देश को जब खोज में सामने आया, जिसमें बहुत क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर अमेरिको वेस्पुची से लेकर वास्को डिगामा तक जब पूरी दुनिया के समुद्री मार्ग को पता चला, तब हमारे पास बहुत से पोर्ट्स को डेवलपमेंट हुआ, बंदरगाहों को डेवलप किया गया, जिसके द्वारा अति प्राचीन काल से उन समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार हुआ करते थे। परंतु भारत की अगर बात करें, बहुत से सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो 1950 के पहले तक छोटे छोटे नावों के माध्यम से कई शहरों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा रोड नेटवर्क बहुत डेवलप नहीं था। गिने चुने सरकार ने कुछ खास रोड को ही विकास किया गया था। बाकी बहुत सा जो था, नदियां जो है, समुद्र है, उसके माध्यम से ही लोग आवागमन एक जगह से दूसरे जगह तैरकर या छोटे छोटे लकड़ी का नाव बनाकर करते थे। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। किस तरह का? नदियों का नेटवर्क है, जहां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से लेकर हिमालय के निकलने वाली नदियां, जिसमें सदा नीरा होती है, सालों भर पानी होती है। उसके साथ साथ यहाँ बहुत से लेक है, झील्स है, आर्टिफिशियल लेक बनाए गए हैं, और बहुत तरह तरह का रिजर्वायर डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से कैनाल्स है, जिसके माध्यम से ये पूरी नदी का जो नेटवर्क है एक दूसरे से बहुत लिंक किया हुआ है। दूसरी खास बात यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट शहर हुआ है वो इन नदियों के किनारे ही बहुत विकसित हुए। चाहे आप वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद से जितने भी, पटना हो, जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी होने के साथ साथ हमारा ऐतिहासिक नगरी भी है, वो नदियों के संपर्क से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये माना जाए, जैसे अगर गंगा के बेल्ट में देखा जाए तो 140 ऐसे अर्बन टाउन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से भारत की जो भी है, इसलिए नदियों को बहुत बेहतर तरीके से कहा जाता था कि नदी हमारी माता है। चाहे साउथ की महानदी हो, कावेरी हो, गंगा हो, कृष्णा हो, तो इन सभी चीजों को लेकर 50 के बाद जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ, सरकार ने बहुत से जो लोगों उस पर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। मेनली रोड नेटवर्क था, एयरपोर्ट डेवलपमेंट था, और उसके साथ साथ रेल नेटवर्क डेवलपमेंट था। उसी कालांतर में भी जो बहुत से ऐसे चीजें हुई, परंतु इस संदर्भ में बहुत पहले प्रयास किया गया था, जिसको कहते हैं सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, है ना। इस तरीके से जो पहला एक बना सेंट्रल वाटर और ट्रांसपोर्टेशन, उस पर एक पहला प्रयास शुरू हुआ, और उस पर सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम जो है सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
ये 1967 में बनाया गया। इसके माध्यम से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। इसके माध्यम से क्या हुआ कि नदियों के आंतरिक जो मार्ग होते थे उसके माध्यम से व्यापार, ट्रांसपोर्ट, यातायात को प्रमोट किया जाना चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे इसके विकास में कुछ उत्तरोत्तर बढ़ाव आया, और बढ़ाने के बाद भारत सरकार ने इसको महत्व को समझे, और समझने के बाद जो 1986 में 27 अक्टूबर 1986 को उसी सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो 1967 में बनाया गया था, उसको बना करके बना दिया गया इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडियन है, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1986 में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट पोर्ट एंड शिपिंग के अधीनस्थ रखा गया, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मेन उद्देश्य होता था कि ये रिस्पॉन्सिबल था, ये मेनली एक ऑटोनोमस एक तरह का एजेंसी बनाया गया जो कमांड में रहा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड शिपिंग। उसके अंतर्गत इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि अब भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं वाटरवेज को रूप में डेवलपमेंट का, उसके ऊपर प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इंडरलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। अगर मैं विदेशों की एक अनुभव को शेयर कर रहा हूं, आई हैव पार्टिसिपेटेड इंडिया, आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मल्टी-फेट क्लाइमेट कन्वर्जेंस एट रोम ड्यूरिंग 2015। मैं 2015 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जब कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कॉन्फ्रेंस था जो रोम में का चल रहा था, तो रोम का मैंने बहुत सा सिस्टम को देखा वाटरवेज, उस समय कितना डेवलप था। रोम के बीच से एक राइन टाइप की एक नदी है, एक छोटा, और जो पूरे शहरों के मार्केट से बीच की, वो ऐसा नदी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत कैनाल, वो ज्यादा नहीं, 20 फीट से 25 फीट थी। शहर के बीच से इस तरह का बना हुआ है। हाँ 25 से फीट 30 फीट का है। अब पूरा शहर के मार्केट एरिया से वो शिपिंग टाइप का छोटा छोटा वाटर बस जिसको कहते हैं, मैंने ट्रेवल किया, पूरे शहर का ट्रैफिक को पूरा मेंटेन किया हुआ, एकदम ग्रीन शहर, और लोग साइकिल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, और बाकी ज्यादातर लोग वाटरवेज का प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा डेवलप कंट्री, जो पूरे टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब माना जाता है, जो पूरी दुनिया में टूरिस्ट के इंट्रैक्शंस करने के लिए, अट्रैक्शंस करने के लिए नंबर 1 तो 2 पर आता है। और उस तरह का कंट्री रोम ही नहीं, बहुत से ऐसे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें इस तरह का डेवलपमेंट था। तो भारत में भी इस तरह का जो प्रगति थी उसके लिए एक प्रोसेस लाया गया, और इसलिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा क्या होती है कि माल का पहले क्या था कि इसका उद्देश्य ये था कि जो समुद्री वायु पतन है उसको शहर से लाने के लिए, जो बंदरगाह से शहर में या बीच में पहुंचाने के लिए जो रोड नेटवर्क है वो बहुत महंगा हो जाता है। एक्चुअली उन लोगों ने विचार किया कि क्यों ना वाटरवेज के रास्ते, चूंकि हमारे यहाँ नदी बहुत ही प्लेंटी मात्रा में है, तो हम वाटरवेज के अगर हम रास्ते से लाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत चीप होगा, ग्रीनरी होगा, इको फ्रेंडली होगा, बहुत ही लाभ होगा, और साथ ही साथ हम बहुत से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, ये सब जो नेचुरल गैस वगैरह बाहर से आयात करते हैं, इसकी खपत से हम कम बचेंगे। परंतु एक चीज थी, वहां पर प्रॉब्लम क्या था, ज्योग्राफिकली जो था, नदी कहीं पर पानी का फ्लो ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं का रास्ता ठीक नहीं है, कहीं पर ये है, कभी कभी बरसात में बहुत अत्यधिक पानी आ जाना,
कभी कभी गर्मी में बहुत सूख जाना। इस तरह का भारत की नदियां जो थे नेचुरल वे में था, आर्टिफिशियली टाइप का बहुत से ऐसे चीजें नहीं थी जिसको आसानी से कोई नदी और शिपिंग ले आए। और उसको दूसरी चीज है कि नदियों में सिल्टेशन की प्रॉब्लम बहुत है, पूरा बाढ़ आती है, पानी बहा। तो इस तरह का बहुत सी चुनौतियां थी इनलाइन वाटरवेज डेवलपमेंट को, नदियों को जोड़ने के लिए। 1986 में जब प्रयास किया गया, 27 अक्टूबर जब बना इनलाइन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो पहला जो प्रयास हुआ वो इस वे में हुआ। और पहला प्रयास हुआ प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच में। हल्दिया ये टोटल 1620 किलोमीटर का इनर लाइन वाटरवेज बनाया गया। प्रयागराज से जब जुड़ी तो ये 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट को इंटरलिंक करते हुए ये नदी ये जो है इन लाइन वाटरवेज हल्दिया के पास चला गया। हल्दिया से ठीक ऊपर में आपका कोलकाता पोर्ट है, जो मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था। हल्दिया एकदम बिल्कुल समुद्र के आसपास है। कोलकाता एयरपोर्ट क्या है? रिवराइन एयरपोर्ट है, जो इनलैंड रिवर सिस्टम से कनेक्टेड है। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा। ये जो यहां से जब ऐसे आती है, ये बांग्लादेश है और ये आपका वेस्ट बंगाल है। यहां पर फरक्का बैराज है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फरक्का डिस्प्यूट, बांग्लादेश का बहुत डिस्प्यूट है। फरक्का बैराज क्या है? हाँ, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये जो इनलाइन वाटरवेज आता है, और यहां से नदी दो, एक इधर आती है और एक इधर बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाती है। बांग्लादेश में जब गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। गुड, पद्मा कहा जाता है ना? मैं समझा रहा हूं, पद्मा। और इधर गंगा किस रूप में आती है? भागीरथी। हाँ, कोलकाता में तो भागीरथी। इसी बीच के दोनों को एरिया को क्या कहते हैं? डेल्टा जो बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। इसी को सुंदरवन का सुंदरवन डेल्टा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्टेशन है। अब देखिए, जब समुद्र की पानी बहुत बार आती है तो यहाँ पर इस नदी के आसपास में सिल्टेशन की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बार बार गाद ले आना, समुद्री जब पानी बढ़ता है तो गंगा के, चूंकि ये पूरा एक बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है और इन दोनों के बीच में, तो ये यहाँ पर ले आती है और यहाँ पर बड़ी गाद का निर्माण कर देती है। जिससे क्या होता है कि समुद्री जो बड़े बड़े कार्गो है, यहाँ तक आने से लेके यहां तक इससे प्रवेश करने में दिक्कत होती है। चूंकि गाद हुआ, गहराई कम हो गया, तो अब तो बड़ा बड़ा जो है वो जाएगा नहीं। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फरक्का बैराज में पानी को स्टोर किया जाता है और बहुत तेजी के साथ समय समय पर जब नाव आना रहता है, जाना रहता है, तो फरक्का बैराज से पानी को छोड़ा जाता है। छोड़ने के कारण जो यहाँ पर पूरा गाद वगैरह जमा हो जाता है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, इस फरक्का बैराज से पानी को छोड़ने के कारण ये जो प्रोसेस है वो पूरा डिसिल्टेशन होता है। जो गाद वगैरह है वो पूरा धुलाकर साफ कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती थी समुद्री और दो नदियों और इसके बीच से, इस पानी के जो सिल्टेशन की बहुत बड़ी समस्या थी, इस सिल्टेशन को सॉल्व किया गया फरक्का बैराज के माध्यम से और फिर ये डिसिल्टेशन कर दिया जाता है। और डिसिल्टेशन करने के बाद ये पूरा जो पूरे गाद वगैरह है वो बहा कर चल जाती है बाहर और एक गहराई को मेंटेन किया रहता है। इस प्रकार से यहाँ से इनलाइन वाटरवेज के माध्यम से हो या समुद्री बड़े बड़े कार्गो हो, वो प्रवेश कर जाती है। चूंकि फरक्का विवाद आप लोग इसलिए भी है, मैं बहुत ज्यादा भी डिटेल नहीं दे रहा हूँ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यह है कि चूंकि पानी ज्यादा छोड़ने से बांग्लादेश में भी बाढ़ की समस्या बन जाती है, इसलिए फरक्का विवाद को लेकर बहुत सी समस्याएं चल रही है। पर हम आज बात कर रहे हैं इनलाइन वाटरवेज के लिए, इसलिए वी हैव टू फोकस ओनली, आई एम गोइंग टू बी फोकस एंड माय लेक्चर इज ओनली फोकस फॉर द इनलाइन वाटरवेज। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक डिटेल अबाउट द फरक्का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
तो पहला ये हुआ। दूसरा आपका जो वाटरवेज है ये यहाँ है असम का, जिसको सादिया कहते हैं, सादिया से लेके धुबरी तक। ये टोटल कितना है 891 किलोमीटर है और असम के एक छोर से दूसरे छोर का ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट के जो पोर्शन है ईस्टवर्ड से वेस्टवर्ड की ओर है। इसको ये मेनली ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। फर्स्ट वाला किस पर बनाया गया है? गंगा। और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। हालांकि इसी के जो सादिया से ही एक बराक नदी के होते हुए नेशनल जो सोल्ला रिवर जो है नेशनल वाटरवे सोल्ला को डेवलप किया जा रहा है। लोग देखिए जो असम के बीच में है सादिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर, इसी को नेशनल वाटरवे सोल्ला के रूप में यहां से डेवलप किया जा रहा है। और ये दोनों नदी आपस में मिलकर बांग्लादेश के साथ जुड़ते हुए गंगा नदी में मिल जाएगी। एनीवे, तो नेशनल वाटरवेज दूसरा क्या है ये आप समझ में आ गया। ये मेनली आसपास के नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए बहुत बड़ा बोन है, बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ से अनाज, लकड़ी, बहुत से खाद्य सामग्री इस वाटरवेज के द्वारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, आपका मेघालय, इन सबको ये प्रोवाइड करता है। और ये धुबरी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जिससे बांग्लादेश को भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तीसरा है NH3 जो कोझिकोड से कोलम तक के लिए 205 किलोमीटर है। इसको डेवलपमेंट किया गया था 1993 में। इसको कब डेवलप किया गया था? 1988 में। 1993 में 1993 में इसको किया गया। कोझिकोड को क्या कहा जाता है? कालीकट। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कालीकट वो राजा है जहां राजा जोमोरिन ने जो आया था जहांगीर के टाइम में, जिसको ब्रिटिश को पहली बार यहीं पर आए थे। तो इसलिए हिस्ट्री में ये बहुत फेमस है कोझिकोड, जिसको कालीकट कहते हैं। और हाँ, कालीकट से वास्को डी गामा। तो कोझिकोड इसका आज वर्तमान में कहा जाता है। यहां से लेके कोलम तक डेवलप है। और इसके बीच में जो इंपोर्टेंट शहर है कोच्चि बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का, वो इस पर अवस्थित है। तो इसके माध्यम से 205 किलोमीटर की दूरी को ये किया जाता है। चौथा वाटरवेज कैनाल है जिसको 2008 में डेवलप किया गया और पांचवा भी 2008 में। ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश काकीनाडा से लेके पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बीच में ये इंडियन लैंड वाटरवे जुड़ा गया। जगह जगह पर कृष्णा नदी है। यहाँ पर एक जलाशय है कैनाल से, जिसके माध्यम से वाटर को कंट्रोल किया गया है। इसकी टोटल लेंथ 1095 किलोमीटर है, जो मेनली आंध्र प्रदेश के आसपास के पूरे बॉर्डर एरिया के साथ साथ कृष्णा और गोदावरी नदी जो है उसके साथ में जुड़कर इसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। नहीं, आर्टिफिशियली सबको डेवलप किया गया, बनाया गया नेशनल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आने के बाद, तो इसके बाद ये बनाया गया। तो पुडुचेरी और काकीनाडा के बीच में नेशनल वाटरवेज 4 बनाया गया और 5 जो है आपका ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में है, जिसकी टोटल लेंथ 623 किलोमीटर है। इसको भी 2008 में डेवलप किया गया। ये हल्दिया से उड़ीसा के बीच में बहुत से जो लॉ मटेरियल है, जो मिनरल्स हैं, जो खासकर इधर के क्षेत्र से निकलता है, उड़ीसा से कोरापुट है ना, ये सब बालाघाट, कोरापुट, ये सब की जगह से पूरे मिनरल्स का यहाँ से छत्तीसगढ़ वगैरह का स्टोर होता है। टोटल मिला के नेशनल जो हाईवे है 1986 से लेके 2008 तक 5 नेशनल वाटरवेज का बनाया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इस पर जो है, जब 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट आई, जो केंद्र में अभी वर्तमान सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, इसके ऊपर बहुत से डेवलपमेंट का फोकस का कार्य शुरू हुआ और फोकस का कार्य शुरू होने के साथ साथ 111 वाटरवेज पर काम चल रहा है पूरा देश में, पूरे नदियों को। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरे देश के नदियों को इंटरलिंकिंग करने का एक प्रोजेक्ट रखा, जिसका भी एक उद्देश्य था कि इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना। इसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2-3 चीज को, जो सरकार है, इनिशिएटिव लिया है और उसने वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से फर्स्ट सेकंड फेज को शुरू किया। फर्स्ट फेज में था कि जितने भी हैं इसको और भी नेशनल वाटरवेज को बढ़ाया जाए,
जिसमें एक बैराग से लेके वो है, उन नदियों को दूसरा है कि फरक्का बैराज को दोहरीकरण किया जाए जिससे शिपिंग आने जाने का 2 रास्ता मिले। इस प्रकार से इनका फर्स्ट फेज में था। दूसरा जो वाटर बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो शुरू किया गया, इसके तहत में ये अब लाया गया कि देश के जो बहुत से, जैसे प्रयागराज से लेके हल्दिया के बीच में, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट जो 60 इंपॉर्टेंट सेंटर बनाए गए। अब इसके तहत सिर्फ ये गुड्स के लिए, सामानों के लाने जाने के लिए नहीं है, बल्कि छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी जो स्थानीय स्तर पर लोग आते हैं, यात्रा करने के साथ साथ जल मार्ग के द्वारा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा एक सामान्य व्यक्ति को भी प्रोवाइड करना, जिससे छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार कर सके, व्यवसाय को कर सके। इसलिए बहुत छोटे छोटे जो 60 से 65 लगभग ऐसे चिन्हित जगह किए जा रहे हैं जहां से लोग अपने व्यवसायकरण को वाटर मार्ग के द्वारा किया जा सके। उसी प्रकार से देश में बहुत से हैं, जो गोवा के पास में नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात कर रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती, और उसके बाद गोवा वेस्टर्न साइड की बहुत से ऐसी नदियां हैं जो फ्लो ऑफ वाटर में है, खासकर गोवा वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहां पर लोग समुद्री है। इन सभी क्षेत्रों को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के साथ जोड़ने का एक प्रयास चल रहा है। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो भारत का 14,500 किलोमीटर नेविगेबल क्षेत्र है, उसमें से बहुत ज्यादा पर देश की एक कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है ताकि हमें चीफ, इको फ्रेंडली, क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा हम ऑटोमोबाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कर रहे हैं, उन गैसों के नियंत्रण पर हमारा कंट्रोल हो और हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम अपना कंट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए 43,000 करोड़ से लेके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट का हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में जो 2013 में वाटर वेज के माध्यम से 18.18 मिलियन टन जो सामानों की ढुलाई होती थी, है ना, मिलियन टन 2013 में जो सामानों को ढुलाई होती थी वो बढ़कर 108.76 मिलियन टन 2022-23 में बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 18 25 90, 18 6-7 गुना ट्रांसपोर्टेशन मात्र एक दशक में, इतनी इस पर डिपेंडेंसी बढ़ गया। इसलिए आने वाले समय में इसकी पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है देश में बढ़ने का, और पूरी जो अगर संभावना देखा जाए तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे नदियां हैं जो जिनसे जुड़ करके ट्रांसपोर्टेशन है। आप लोग गया में भी देखें, वाटर क्या है, रबर डैम बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि सालों भर पानी को बैराज के माध्यम से रोककर इंटरनल जो बोध गया और गया के बीच में एक ट्रैफिक, एक एंटरटेनमेंट, एक रिक्रिएशनल पॉइंट को डेवलप किया जाए। ऐसे बहुत छोटे छोटे चीजों पर डेवलपमेंट हो रहा है जिसका न सिर्फ कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और भारत के सबसे बड़े आर्थिक विकास में इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो इसी पर आज हम अपना लेक्चर फोकस यहाँ समाप्त करते हैं वाटर बेस पर। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और कोई इंट्रैक्शंस हो से जो मैंने पूरा भारत के 5 राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में बताया, एक चीज और समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने BBIN और IBB जिसको कहते हैं, तो BBI क्या है? भूटान, BBIN भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन सभी के बीच में इनरलैंड वाटर वेज के थ्रू जोड़ते हुए पूरे देश की आंतरिक जलमार्ग को प्रमोट करना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस समय का एक स्कीम लिया। और उसी के बाद इंडिया, भूटान, IBB, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश को जोड़ते हुए ये एक वाटर कनेक्टिविटी के साथ ट्रेड्स को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, सरकार ने एक
इनर लाइन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है और इस पर बहुत तरीके से काम भी किया जा रहा है। तो थैंक यू आज का इस लेक्चर्स का धन्यवाद।